ज़ियाबीतस के साथ कैसे जिएं, डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन से पूछिए। और ये प्रोग्राम आप हमें बैक वक्त देखते हैं विलिंग बेस पे और डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में। और डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान का हेड ऑफिस गो के लाहौर में है, और जो मेन हॉस्पिटल है वो तकरीबन गुज़श्ता 20-25 साल से लाहौर में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। मगर कराची में भी हाल ही में हमने इसका इनेकाद किया है, और अब बहुत ही अच्छे तरीके से कराची की पॉपुलेशन के लिए भी डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान अपनी सर्विसेज फराहम कर रहा है। आइए नाजरीन, आपकी मुलाकात कराते हैं डॉक्टर इम्तियाज़ हसन से। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, मैं आपको बताते चलूँ, डॉक्टर इम्तियाज़ हसन कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं और 20-25 साल से ही यहाँ पे बतौर डायरेक्टर, मेडिकल डायरेक्टर डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान खिदमत कर रहे हैं मरीज़ों की। और हम हर हफ्ते प्रोग्राम डॉक्टर साहब के साथ करते हैं। आपके भेजे हुए मुख्तलिफ सवालात डॉक्टर साहब से पूछते हैं। वो कुछ सवालात हमें हमारी वेबसाइट पे आते हैं, डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान की वेबसाइट पे, कुछ हमारे फेसबुक पेज पे आते हैं, और कुछ हमें इनबॉक्स की सूरत में आते हैं। आज उन्हीं को कुरैत के, उन्हीं में से ढूंढ के मिस रिदा ज़हरा, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं और डायबिटीज़ एजुकेटर भी हैं, हमारे साथ आज तशरीफ़ रखती हैं प्रोग्राम में। आपको भी हम प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। और मैं ये बता रहा था कि आपके जो भेजे हुए सवालात हैं उनको प्रोब करके, उनको देखकर, चाहे वो हमारे पिछले प्रोग्राम्स के कमेंट्स की सूरत में आपके सवाल आए हों या फिर इनबॉक्स में आपके सवाल आए हों, हमारे डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के फेसबुक पेज पे मिस रिदा ने वो जमा किए हैं और आज डॉक्टर इम्तियाज़ हसन से पूछेंगी। और मैं भी कुछ सवालात जो हैं डॉक्टर इम्तियाज़ हसन से पूछूंगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात आप इस प्रोग्राम के ज़रिए आप तक पहुँच सकें। तो सबसे पहले मैं मिस रिदा ज़हरा से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो डॉक्टर इम्तियाज़ हसन से सवाल पूछें। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर, पहला क्वेश्चन है, फॉर लिपिड प्रोफाइल वी नीड फास्टिंग फॉर 9 आवर्स ओनली। ये क्वेश्चन। हाँ, इसमें थोड़ा सा मैं वजाहत कर दूं कि जो फास्टिंग स्टेट है हम उसको डिफाइन कैसे करते हैं। 8 to 10 आवर्स अगर कोई विद नो कैलोरिक इनटेक, यानी कोई चीज़ खाए पिए बगैर, इसमें पानी वगैरह पी सकते हैं, कोई शरबत वगैरह ना पिए, दूध वगैरह ना पिए, तो पानी वगैरह पी सकते हैं, लेकिन कैलोरिक इनटेक ना हो, तो इसको हम फास्टिंग स्टेट में कहते हैं। और कुछ टेस्ट हमें क्योंकि चाहिए होते हैं को फास्टिंग स्टेट में हो, जिसमें लिपिड प्रोफाइल सर फहरिस्त है, और ये फास्टिंग शुगर हम टेस्ट करना चाहते हैं, तो भी फास्टिंग स्टेट में होना ज़रूरी है। तो लिपिड प्रोफाइल के लिए ज़रूरी होता है कि जो ट्राइग्लिसराइड लेवल है, अगर हम खाने के बाद लेंगे तो उसका लेवल ज़्यादा आ सकता है, वो मिसलीड कर सकता है हमें। तो क्योंकि खाने के बाद उसके अगर फैटी मील लिया या कोई मील लिया तो उसका लेवल डिस्टर्ब हो सकता है, और वो आपको ट्रू इंडिकेटर नहीं होगा जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन का। तो इसलिए हम कहते हैं कि 8 to 10 आवर्स का कैलोरिक इनटेक के बाद आप फास्टिंग सैंपल लें। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं भी सवाल करना चाहूँगा कि स्मोकिंग अगर कोई करता हो, आपने कैलोरीज कहा कि उसका इफ़ेक्ट होता है, और फिर जो जैसे आप लिपिड प्रोफाइल का फरमा रहे थे जिसमें कि हम खून में चर्बी का तनासुब देखते हैं, जी जी, तो अगर कोई फैटी मील ले जिसमें ज़्यादा फैट हो, उसका असर क्या होगा? और अगर कोई स्मोकर जो है वो स्मोकिंग कर ले, यानी अपने टेस्ट से 2-4 घंटे पहले या 1 घंटा पहले, तो इसका भी कोई असर पड़ता है? देखिए, जो स्मोकिंग है ना, इटसेल्फ आपके जो सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करती है। जब भी हम ब्लड प्रेशर टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं, तो हम पेशेंट से पूछते हैं कि अभी आपने आधा पौना घंटा पहले या कुछ देर पहले आपने कोई स्मोकिंग तो नहीं की, तो उससे क्योंकि ब्लड प्रेशर की रीडिंग डिफरेंट आ सकती है। इसी तरह जब हम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं तो उससे पेशेंट को भी कहते हैं कि हम रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, कि आप स्मोकिंग ना की हो, तो वो उसका क्योंकि डेफिनेटली इट हैज़ गॉट इम्पैक्ट, क्योंकि आपकी रीडिंग फॉल्सली हाई आ सकती हैं या अफेक्ट कर सकती है। तो इसलिए हम पेशेंट को ये इंस्ट्रक्ट करते हैं कि स्मोकिंग से इज्तनाब करें इन 2 टेस्टों के। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है, ग्लूकोज लेवल भी, और ब्लड प्रेशर के चेक करवाने से पहले भी स्मोकिंग ना की जाए तो बेहतर है। वैसे करनी चाहिए नहीं स्मोकिंग, ये तो है कि जो लोग स्मोकर हैं। एंड व्हाट अबाउट लिपिड प्रोफाइल? लिपिड प्रोफाइल पे कोई खास इम्पैक्ट नहीं है, लिपिड प्रोफाइल पे फास्टिंग स्टेट का इम्पैक्ट ज़्यादा है। ठीक हो गया। इसी तरह एक और मोना हमीदिया, उन्होंने कहा, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं 22 ईयर से डायबिटिक की पेशेंट हूँ। लास्ट 1 ईयर विक्टोजा इंजेक्शन यूज़ कर रही हूँ,
इसकी रिप्लेसमेंट में कोई टैबलेट्स हैं प्लीज़ बता दें, विक्टोज़ा इंजेक्शंस कॉस्टली हैं इनके लिए। विक्टोज़ा इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं ये है क्या बेसिकली, ताकि जो नाजरीन जिनको पता नहीं कि ये विक्टोज़ा है क्या, वो कुछ लोग इसको समझते हैं इंसुलिन है क्योंकि इंजेक्शन फॉर्म में। अब कुछ अर्सा से दुनिया में नॉन इंसुलिन इंजेक्टेबल्स आ गए। नॉन इंसुलिन यानी इंसुलिन नहीं नहीं है, इंसुलिन नहीं है बट दे आर इंजेक्टेबल। तो जो ग्रुप है उस ग्रुप को हम GLP-1 एगोनिस्ट कहते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल सा नाम है, लेकिन सादा लफ्ज़ों में ये समझें कि ये इंसुलिन नहीं है, लेकिन ये शुगर को कम करने की अद्वियात हैं जो इंजेक्शन फॉर्म में है। तो ये अब नॉन इंजेक्टेबल, नॉन इंसुलिन इंजेक्टेबल्स जिसको हम कह सकते हैं। तो इसमें से जो विक्टोज़ा, ये जिसका नाम लिराग्लुटाइड है, ये एक बहुत फेमस मेडिसिन है, पूरी दुनिया के अंदर इसका इस्तेमाल जारी है। इसका इम्पैक्ट ये है कि जो लोग डायबिटीज़ के मरीज़ हों और जिनका वज़न ज़्यादा हो, मोटापे का शिकार हो, तो उनके अंदर ये बड़ी कारआमद दवा है क्योंकि इसके दो इफ़ेक्ट हैं। एक तो आपके शुगर लेवल को मेंटेन करती है, भूख के लेवल को कम करती है। तीसरा जो इसका इफेक्ट है कि ये वज़न को कम करती है। वंडरफुल। तो ये तो हमें भी लेना चाहिए। नहीं डॉक्टर साहब ना, दिस इज अ मैं वेरी इसी का भी जवाब, आपके इस सवाल का भी जवाब देता हूँ। तो ये एक वंडरफुल ड्रग है और इससे ऊपर के दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा क्लिनिकल ट्रायल हुआ जिसका नाम बड़ा अच्छा सा नाम है, लीडर ट्रायल हुआ है। उसके बाद ये आया कि ये जो दवा है अगर दिल के मरीजों में इस्तेमाल की जाए जो शुगर का मर्ज कभी रखते हों और जिनको दिल का भी मर्ज हो, तो उन पे बड़े मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। Lovely. उनको हार्ट डिजीज़ की इंसिडेंट्स, जो हार्ट डिजीज़ की जो कॉम्प्लिकेशन है वो कम हो जाती है। तो FDA ने इसको अप्रूव किया है रिसेंटली और ADA ने अपनी गाइडलाइन के अंदर शामिल किया है कि अगर डायबिटिक पेशेंट अगर उसको हार्ट डिजीज़ है तो एज ए सेकेंड लाइन थेरेपी ग्लूकोफेज या मेटफॉर्मिन के बाद आप इस दवा को ले सकते हो। बहरहाल एक वंडरफुल दवा। इसका एक ही ड्रॉबैक है कि ड्रॉबैक आप कह सकते हैं कि अफोर्डेबिलिटी इशू है इसका, क्योंकि एक इंजेक्शन की जो प्राइस है वो खासी ज़्यादा है, जो पूरे माह का जो खर्चा आपका बजट को डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं या जिनको रीएम्बर्समेंट्स हैं वो इसको यूज़ करें। मिस रदा ने एक क्वेश्चन किया कि इसलिए तो हमें वज़न कम करने के लिए लेना चाहिए। इनका तो वज़न नहीं मेरा ख्याल ज़्यादा ये लेंगे तो और गायब हो जाएंगे। तो इसमें जो है कि वज़न कम करने के लिए एक और दवा है वो यही लिराग्लुटाइड है, लेकिन वो 3 मिलीग्राम की डोज में, उसको हम सक्सेंडा के नाम से दुनिया में अवेलेबल है। वो यूज़ की जाती है वज़न कम करने के लिए। तो वज़न कम करने तो के लिए हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करती वो नहीं करती। ओबीस पेशेंट के अंदर यही तो इसकी खूबियाँ हैं कि उसकी लो शुगर लेवल नहीं करती, अनलेस कि आप किसी ऐसी दवा के साथ आप इसको कंबाइन करें जो आपका जो है कि शुगर लो करती है। बहरहाल इसका जो मैंने अपनी इस पॉपुलेशन में मेरे बहुत सारे पेशेंट विक्टोज़ा के ऊपर हैं और जो मैंने इसमें एक्सपीरियंस ये गेन किया है, हमारे लोग एक मॉडरेट डोज एक्सेप्ट करते हैं। 3 मिलीग्राम शायद वो टॉलरेट ही ना कर सकें क्योंकि इसमें थोड़ा सा नौजिया सा होता है, आपकी भूख कम होती है। तो कुछ लोग हमारे लोग बड़े कॉन्शियस होते हैं अपनी गट के बारे में कि भूख खत्म हो गई है, फलां खत्म हो गया, मगर कुछ अर्सा लेते रहें तो फिर ये ठीक हो जाता है क्योंकि ये ट्रांजिट होता है, बिल्कुल ज़्यादा देर तक नहीं रहता। तो जहाँ तक इनका सवाल ये है कि क्या इसका मैं मुतबादल क्या है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, तो अगर तो ये कुछ अर्सा करते रहे उनको फ़ायदा भी डेफिनेटली पहुँचा होगा तो ठीक है। अगर उसको बंद किया जा सकता तो हम एक और अद्वियात हैं जो आपके डॉक्टर इनके वो बता सकते हैं, जिसको हम DPP-4 इनहिबिटर्स कहते हैं, वो किसी हद तक इसको रिप्लेस करती हैं। उनका वो मैकेनिज्म एक्शन दूसरा है लेकिन काम वो इसी तरह का ही करती हैं। तो वो गोलियों की सूरत में आप ले सकते हैं। DPP-4 जिसमें सिटाग्लिपिन्स है या विल्डाग्लिपिन्स हैं, ये यूज़ की जा सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब कुछ सवाल इसी पे जो आप बता रहे हैं GLP-1 एगोनिस्ट्स, ये दिन में कितनी दफ़ा लेनी होती है? 1 ये एक सवाल है, और इनका डोज क्या होता है? अच्छा, इसमें जो डोज है जो GLP-1 जैसे लिराग्लुटाइड की हम बात करते हैं तो ये हम इसको शुरू करते हैं 0.6 मिलीग्राम, और इस पे जो पेन फॉर्म में होता है इस पर 3 निशानात लगे होते हैं, 0.6, 1.2 एंड 1.8। तो पहला हफ्ता हम पेशेंट को कहते हैं कि आप 0.6 मिलीग्राम लगाएं और दिन में एक दफ़ा लगाना है जी। इसका नाश्ते के बाद लगा लें या रात को खाने के बाद, तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि आप किस वक्त लगाते हैं। तो उसके बाद फिर अगले हफ्ते से इसको 1.2 मिलीग्राम पे चले जाएं। तो
अगर आपको मोस्टली जो पेशेंट है वो 1.2 मिलीग्राम पे कंट्रोल हो जाते हैं। अगर उनका नहीं कंट्रोल होते तो हम 1.8 की स्ट्रेंथ भी यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ मैंने देखा है यहाँ लोगों को थोड़ा सा नौजिया का प्रॉब्लम होता है, उनका दिल मतलाता है तो उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, उसमें हम नहीं जाते। लेकिन आप 1.8 तक सेफली इसको यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये हम इसकी बात की, अब इससे एक और दवा इसके है साथ जो ट्रूलिसिटी। ये भी बताते जाएं लीराग्लुटाइड के मुतालिक कि दिन में कितनी दफ़ा इंजेक्ट करें? एक दफ़ा करना है। अच्छा, एक दफ़ा, ठीक हो गया, ठीक है। जो इससे जो दूसरी दवा है जो पाकिस्तान में बहुत जल्द जुलाई या अगस्त में अवेलेबल हो जाएगी, ट्रूलिसिटी के नाम से है, जो हफ्ते में एक दफ़ा है वो GLP-1 एगोनिस्ट है। तो ये एक बहुत बड़ी मार्केट है। हफ्ते में एक दफ़ा इंजेक्शन आपको लेना पड़ेगा और महीने में 4 इंजेक्शन है, और वो भी बहुत कन्वीनियंट है, और दिन में एक दफ़ा लेना, हफ्ते में जो लेना है एक दफ़ा। ये कौन सी एक्सेनाटाइड है? ये एक्सेनाटाइड नहीं है, ये ड्यूलाग्लूटाइड है। लीराग्लुटाइड नहीं, ड्यूलाग्लूटाइड। ओह, ठीक है। तो उसको है ट्रूलिसिटी के नाम से है। तो ये अवेलेबल है, और अवेलेबल दुनिया में तो अवेलेबल है, पाकिस्तान में ये बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, आपने फरमाया कि कीमत इसकी कुछ ज़्यादा है। तकरीबन एक पेशेंट के लिए कहाँ से कहाँ तक के दरमियान? अगर तो वो पेशेंट 0.6 मिलीग्राम रोज़ यूज़ करता है और पूरा महीना लगाता है, हालांकि 0.6 हम रिकमेंड नहीं करते, तो उससे एक पेन की कीमत तकरीबन 6,200 रुपये के करीब है। तो अगर 1.2 पे जैसे मोस्टली पेशेंट जाते हैं तो उसका खर्चा 12,400 रुपये के करीब, तकरीबन रफली 12,500 रुपये पे चला जाता है। मगर आपने फरमाया कि इसके फ़ायदे दिल के लिए भी अच्छा है, वज़न भी कम करता है, शुगर भी कंट्रोल करता है, हाइपोग्लाइसीमिया भी नहीं होता। अच्छा, इसको जो अद्वियात हैं, गोलियां, उनके साथ भी दिया जा सकता है और इंसुलिन के साथ भी दिया जा सकता है? इसको आप गोलियों के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और इंसुलिन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इंसुलिन के साथ जब यूज़ करने के 2-3 बड़े अच्छे फ़वाइद जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखे कि अगर आप बहुत ज़्यादा यूनिट इंसुलिन के ले रहे हैं और पेशेंट की शुगर लेवल फिर भी कंट्रोल नहीं आ रहा और पेशेंट ज़्यादा मोटा है और वज़न उसका ज़्यादा है, तो उसमें हम फिर इसको कंबाइन करते हैं इंसुलिन के साथ। जब इंसुलिन के साथ देते हैं तो उस पेशेंट का जो वेट है वो भी कम होना शुरू हो जाता है और उसका जो कंट्रोल लेवल है बेहतर हो जाता है और इंसुलिन के यूनिट्स कम हो जाते हैं। और सरप्राइजिंगली दुनिया के अंदर भी एक और इंजेक्शन अवेलेबल है, हम जैसे हम बात करते कि व्हाट इज़ न्यू इन डायबिटीज़ मैनेजमेंट, उसमें है कि जिसके अंदर एक ऐसी इंसुलिन है जो लंबे अरसे तक काम करने वाली, उसको कंबाइन किया गया है इस तरह के GLP-1 एगोनिस्ट के साथ। दो चीज़ों को एक ही इंजेक्शन में डाल दिया उन्होंने। तो उससे क्या होगा कि आप एक सिंगल शॉट लेंगे, आपका फास्टिंग लेवल भी बेहतर होगा और आपको इंसुलिन के फ़वाइद भी आ रहे होंगे आपको, और आपको शुगर GLP-1 के भी फ़ायदा आ रहे होंगे, तो उससे बड़ा अच्छा कंट्रोल। और ये कब तक इंशाल्लाह? ये भी इंशाल्लाह पाकिस्तान में 1-2 साल के अंदर अवेलेबल आ जाएगा, हो जाएगा। मिस काफ़ी सारी मालूमात डॉक्टर इम्तियाज़ ने हमें दे दी। अब अगला सवाल क्वेश्चन के लिए। गो अहेड सर, ये राजा नक्शक्यानी है, उन्होंने पूछे, सलाम सर, मेरी एज 28 साल है, मुझे 2 हफ्ता पहले पता चला है कि मुझे शुगर है। पहले दिन 350 थी, डाइट और एक्सरसाइज के बाद 285 है। 1 हफ्ता के बाद सर मुझे पता करना है कि मुझे टाइप 1 है या टाइप 2 है डायबिटीज़। बेसिकली ये कहना चाहिए टाइप 1 है या टाइप 2 है। सर मुझे भूख बहुत कम लगती है, इसकी क्या वजह है? ना मुझे थकावट होती है, सर वॉशरूम ज़्यादा जाता हूँ और मेरा वज़न भी कम हुआ है, हेल्प मी आउट। अच्छा, कुछ लोग समझते हैं कि जो डायबिटीज़ की निशानी है कि जी लाजमी तौर पे भूख बहुत लगेगी, हम खाना ज़्यादा खाएंगे, हम बिल्कुल हर वक्त किचन में घुसे रहेंगे। आमतौर पे कई दफ़ा ऐसे नहीं होता। 50% लोगों के अंदर, हमने एक दफ़ा प्रोग्राम में बात की थी, कोई सिम्टम्स नहीं होते, कोई अलामात नहीं होते। तो जैसे इनके केस में है कि इनको यूरिन का प्रॉब्लम है, लेकिन इनका वेट, दूसरा प्रॉब्लम इनका वेट लूज हुआ है और 28 साल एज है, मुझे लगता है ये ओवर वेट भी है। क्योंकि अगर ये टाइप 1 होते हैं ना, टाइप 1 बड़े एग्रेसिव फॉर्म में बिहेव करती है। मतलब ऐसे नहीं है कि टाइप 1 किसी बंदे को डायबिटीज़ है वो खामोशी से चलती जा रही है, ऐसे नहीं होता। तो अपना दिखा देती है। टाइप 1 जिसको मैं कहता हूँ, ये रोज़े रोशन की तरह होती है कि जैसे आपको पता है कि इस वक्त दिन है, धूप निकली हुई है, सबको पता है, तो ये उसी तरह जाहिर होती है और बड़े एग्रेसिव मोड में आती है। बिकॉज कि टाइप 1 के अंदर बिल्कुल इंसुलिन अंदरूनी तौर पे नहीं बन रही होती। तो जब क्योंकि इनकी 350 थी और डाइट और एक्सरसाइज के बाद 285 हो गई थी।
पहले कितनी थी? 350 350। तो उसमें अब इससे फ़र्क तो पड़ा है। अगर ये टाइप 1 होते तो इस वक्त ये काफ़ी इनका वेट लूज हो चुका होता और भूख भी उसमें डेफिनेटली ज़्यादा लग चुकी थी। ये मोस्ट लाइकली टाइप 2 है और टाइप 2 क्योंकि ज़्यादा कॉमन है, 95% लोग हैं वो टाइप 2 के ही मरीज़ होते हैं, टाइप 1 बहुत कम है। और जिस तरह ये लग रहा है इनकी जो सिम्टम्स हैं मोस्ट लाइकली ये टाइप 2 ही हैं। तो इनको फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। और बहुत सारे एक पेशेंट के अंदर गलत फहमी होती है कि वो कहते हैं जी हमने गोली नहीं खानी, हमने दवा नहीं लेनी, हम अपनी हिम्मत से इसको कंट्रोल करेंगे। डाइट से एक्सरसाइज से बताएं डायबिटीज क्योर होता है, तो उसे हम क्योर करेंगे। वो बड़ी अच्छी बात है असल के वो इतने मोटिवेटेड होते हैं कि वो जी हम इस पर हम जंग करेंगे इससे और हम इसमें काबू डालेंगे। लेकिन ये देखें कि अभी एक लेक्चर में कल मैं बात कर रहा था कि और उसमें एक बड़ा अच्छा आर्टिकल मैं रेफरेंस दे रहा हूँ कि जो डायबिटीज़ जिस बंदे को होनी होती है ना तो उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन की बुनियाद पहले रख दी जाती है, यानी डायबिटीज़ बाद में आती है, कॉम्प्लिकेशन की बुनियाद पहले रख दी जाती है। बड़ा अनफॉर्चुनेट, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो बाय द टाइम जिस दिन बंदे को उस दिन जिस दिन उसको डायबिटीज होती है तो कॉम्प्लिकेशन कुछ ना कुछ किसी फॉर्म के अंदर मौजूद होती है। तो हमें डे 1 से एग्रेसिव मोड के अंदर जाना पड़ेगा। यानी अगर हम सोचते हैं कोई बात नहीं आज 200 है 250 हम इसको अब ले आते हैं 200 पे ले आते हैं, 250 से 200 पे नहीं, वी हैव टू बी वेरी एग्रेसिव प्रोवाइडेड द पेशेंट इज यंग विद लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जो पेशेंट यंग है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, कोई और बीमारी नहीं है तो उसके में वी शुड गो वेरी एग्रेसिव। बट ऑन द अदर हैंड इफ द पेशेंट इज एल्डरली एंड फ्रेल पेशेंट वी विल नॉट गो वेरी टाइट इन दैट केस। अगर बूढ़ा बंदा है उसके अंदर हम इतना टाइट नहीं जाएंगे बिकॉज उसके और प्रॉब्लम्स के साथ हाइपो हो सकता है और मोस्ट ऑफ देम दे आर ऑलरेडी कार्डियक और या हाइपरटेंशन इस तरह की मसाइल होती है। तो हमें इनके केस में जैसे 28 साल के हमें बहुत अग्रेसिव जाना पड़ेगा। फौरी ये डॉक्टर से मशवरा करें और इनके डॉक्टर इनको दवा जो शुरू करेंगे जिससे थोड़ा सा इनका वजन और कम होगा। डॉक्टर अगर वो इसको तरीके से इनको हैंडल करेंगे और इनको डाइट और एक्सरसाइज जारी रखें। देखिए डाइट और एक्सरसाइज ये 3 एक्सरसाइज और मेडिसिन 3 हथियार हैं। तो 2 हथियार तो ये यूज़ कर रहे हैं, ये कहते हैं मैं परहेज भी कर रहा हूँ और अपनी एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ लेकिन दवा नहीं ले रहे। दवा लेंगे तो ये सह आतशा हो जाएगा, 2 आतशा की वजह सह आतशा हो जाएगा, तो इसका कंट्रोल ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है। यानी ऐसे ही है मिस वेदा और डॉक्टर साहब कि कोई बहुत ही मोटिवेटेड फौजी हो और मैदान जंग में उतर जाए और वो कहे मैं अपने हाथों से दुश्मन को जो है ना ज़ेर कर दूंगा, तो वो अगर उसके पास कोई बंदूक होगी कोई एमुनेशन होगा तो ये इंसुलिन इज एक्चुअली लाइक एन एमुनेशन जी, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। आपके जो सवालात थे वो डॉक्टर साहब ने सारे एड्रेस कर दिए ऑलमोस्ट। नहीं इस वाले में जो ये पर्टिकुलर था। हाँ ये पर्टिकुलर। अच्छा से और कोई इनका कोई लेकुना तो नहीं है? नहीं वो बस सर आप ये जंग की बात कर रहे थे तो एक बड़ा मोटिवेटेड से क्वेश्चन था, मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूँ। तो उन्होंने क्वेश्चन किया हाउ टू कॉम्बैट एब्डोमिनल फैट। ये बड़ा रेलेवेंट था इस डिस्कशन। ये तो बड़ा सवाल इनका मुश्किल है, डिफ़िकल्ट टू आंसर एंड बट इजी टू आंसर एज वेल कि इसको आप कैसे कम करें। बेसिकली जैसे हमने एक बहुत पहला प्रोग्राम हमने किया था डॉक्टर एजाज के साथ, आपके साथ किया था, तो मैंने कहा था ये दिस इज टाइम बॉम्ब इन योर टमी। ठीक है, तो ये जो एब्डोमिनल फैट होती है दिस इज सेंट्रल फैट या सेंट्रल ओबेसिटी जिसको कहते हैं, और ये इंट्रा एब्डोमिनल होती है। बाज़ लोग एक बड़ा मिसलीडिंग सा उनके अंदर कॉन्सेप्ट होता है जी आप कोई ऐसी हमें दिखाएं सिरिंज के जरिए मेरी चर्बी निकाल दें बाहर से पेट से तो ठीक हो जाए। दिस इज यू आर जस्ट रिमूविंग द सबक्यूटेनियस फैट। जो इनसाइड फैट है, जो इंट्रा एब्डोमिनल फैट है, जिसको हम विसरल फैट भी कहते हैं, दैट इज द मेन कल्प्रिट। वो एक मेन वही एक फसाद की जड़ है क्योंकि वो जब एब्डोमेन के अंदर जो फैट है वो आपके उन इन्फ्लामेटरी मार्कर्स का जरिया है, यानी वो बेसिकली जो हार्ट डिजीज का बायस है वो इंट्रा एब्डोमिनल फैट, यानी जो हार्ट डिजीज को प्रमोट करते हैं जो फैक्टर्स वहां से वो निकलते हैं। यानी आपने एक समझे कि आपने एक दुश्मन छुपा रखा है पेट के अंदर, जो अपनी बगल के अंदर कंबल के अंदर, वो आपको अंदर से खत्म कर रहा है। तो बेसिकली इसको कैसे किया जाए, सेम स्ट्रैटेजी के साथ कि जो आपकी वेट लॉस की स्ट्रैटेजी है उसी को आप अपनाएं, यानी जो काम हम वेट लॉस के लिए करते हैं वो कर दीजिए काम होगी।
और कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो लोग करते हैं, योगा की एक्सरसाइजेज हैं, या लोग उसके अंदर एरोबिक्स, हाँ दूसरी जो भी एक्सरसाइज आप गाइडलाइन ले सकते हैं किसी से भी, तो उससे भी आपके जो एब्डोमिनल फैट कम होती है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंगली मैं आपसे बात करूं कि जापान के अंदर जो आपने देखा सुमो रेसलर्स का नाम सुना होगा, तो बड़े मोटे होते हैं, बहुत मोटे होते हैं, हैवी वेट होते हैं। तो उन्होंने देखा कि ये इन लोगों को तो ऐसी हार्ट डिजीज नहीं होती, ना शुगर होती है, तो क्या वजह है? हाँ, तो कहते हैं इतने मोटे क्यों नहीं होती? बिकॉज उनका जब उनको सीटी स्कैन्स किए गए उनके एब्डोमेन के, तो उनके अंदर विसरल फैट नहीं थी, उनके अंदर सबकुटेनियस फैट थी। अच्छा, उनको वो डाइट कुछ ऐसी देते हैं जिससे विसरल फैट नहीं होती, वो हमें नहीं उसका पता क्या डाइट देते हैं, लेकिन और एक्सरसाइज उनकी वो हैं जो आपके वैसे उनको हैवी वेट बना देते हैं, लेकिन जो विसरल फैट है उसका कंटेंट नहीं है, इंट्रा एब्डोमिनल फैट नहीं है। वो कुछ सीवीड्स वगैरह देते हैं। जिस तो ये वजह है कि उनके अंदर वो चीज नहीं है जो आप हम एंटिसिपेट करते हैं कि इनके अंदर तो ये मसला होगा। बिल्कुल ठीक है, ये भालू की तरह होते हैं, रीच नहीं होता भालू, बहुत पोलर बेयर, और बड़ा पॉपुलर गेम है वो बड़ा ह्यूज होता है मगर बड़ा एक्टिव भी होता है। तो वो मेरा ख्याल है ये जो सोमो रेसलर्स हैं ये भी उसी तरह की चीज़ हैं। और डॉक्टर साहब कुछ सवालात मेरे पास भी हैं और उनमें एक बहुत ही अहम सवाल है। हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे GLP-1 एगोनिस्ट की, और ये इंसुलिन की इकसाम जो है उन्होंने पूछा है कि कौन कौन सी इस वक्त इंसुलिन की इकसाम है, इस पे ज़रा रोशनी डालिएगा। जैसे इन्होंने कहा है कि मिक्सटार्ड क्या चीज़ है, लेविमिर क्या चीज़ है, इंसुलिन एस्पार्ट क्या है, फिर प्रोटामीन का पूछा है, फिर डेटामिर का, ग्लार्जीन, ग्लूलिसीन, और ये ह्यूमन इंसुलिन क्या होती है, लिस्प्रो क्या होती है। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब मैं 1 बाय 1 पूछता हूँ। पहले तो आप बताइए व्हाट इज इंसुलिन, यही बता दीजिए। इंसुलिन एक ऐसा, इंसुलिन को दवा कहना एक गलत फहमी है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हर उस जानदार के अंदर जिसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम है, जिसमें इंसान भी शामिल है डेफिनेटली, तो उसके अंदर अल्लाह ताला ने ग्लूकोज को कंट्रोल करने का एक निज़ाम दिया है। इंसुलिन का काम ये है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जब ग्लूकोज बढ़ता है तो उसको उस सेल्स तक, हमारे लिवर पे, हमारे मसल्स के अंदर उसको डिपॉजिट कराती है, जहाँ जहाँ उसका ठिकाना होता है टिकाने पे पहुँचा देती है इंसुलिन। ठीक है, तो ये इसका बुनियादी काम है। जब इसकी कमी होती है तो ये एक हार्मोन है, ये एक हार्मोन है। ये कहाँ से खारिज होता है? ये पेंक्रियास में होता है। बीटा सेल्स होते हैं, 2 किस्म के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल होते हैं। ये बीटा सेल से निकलता है, तो वहाँ से ये, और ये इन रिस्पॉन्स टू मील निकलता है, यानी आप खाना खाते हैं तो ये एक्टिव होता है, अदरवाइज ये दरवाज़ा बंद होता है। अब ये है कि जब ये देखा गया कि डायबिटीज़ के इलाज में जब बेसिक डिफेक्ट एक इंसुलिन का भी डिफेक्ट होता है, तो साइंसदानों ने सोचा कि इंसुलिन को क्यों ना मसनूई तरीके से बनाया जाए। तो इसमें सबसे पहले जो कामयाबी है वो 1921 में बेस्ट एंड बेंटिंग जो साइंटिस्ट थे उनको नसीब हुई, और वो लोग बेसिकली कुछ और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उसमें ये डिस्कवर हुआ कि जिन कुत्तों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, डॉग्स पे, तो उनके जो लबलबे को जिनके लबलबे को काट के निकाल दिए थे, वो लोग वो कुत्ते वो जो यूरिन ज़्यादा करने लग गए। उन्होंने देखा इसका मतलब समथिंग रिलेटेड विद यूरिन। जब उसको यूरिन को टेस्ट किया उसमें ग्लूकोज था, इसका मतलब उनको ये पता चला कि हमारा जो लबलबा है इंसान के अंदर या जानवर के अंदर, वो इसके इंसुलिन की रेगुलेशन के साथ, इंसुलिन के साथ रिलेटेड है, या किसी हार्मोन के साथ रिलेटेड जो ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। अगर नहीं होता तो यूरिन में ग्लूकोज आना शुरू होता है। अच्छा, अब इसको जब उन्होंने किया तो उन्होंने क्रूड फॉर्म में एक्सट्रैक्ट किया लबलबे से, जानवर से लेके, और उसको इंजेक्ट किया टाइप 1 बच्चों के अंदर, तो बच्चों की जानें बचने लगी। इससे पहले जो टाइप 1 की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 6 मंथ थी, 6 महीने से ज़्यादा बच्चे वो जिंदा नहीं रहते थे जिनमें इंसुलिन नहीं होती थी। तो ये एक बहुत बड़ी एक ब्रेक थ्रू था मेडिकल हिस्ट्री के अंदर कि आपने इंसुलिन को डिस्कवर किया। इट्स डिस्कवरी, इट्स नॉट कि उन्होंने खुद घर में बैठ के बनाई, इट्स डिस्कवरी थी, उसको क्रूड फॉर्म में लिया। तो पेशाब में क्यों ज़्यादा आने लग जाता था? इसलिए कि जब उनके कुत्तों के अंदर इंसुलिन नहीं होती, जब लबलबा निकाल दिया जाता था तो उनका जो वो खाना खाते थे वो ग्लूकोज वो नॉर्मल जिस्म का हिस्सा नहीं बनता था, तो इसलिए वो यूरिन में आता था। तो यूरिन में ग्लूकोज ज़्यादा आने से
वो डिटेक्ट किया तो पता लगा कि कोई डायबिटीज़ हो गई हुई है। ह्यूमंस में भी यही है? ह्यूमंस में बिल्कुल इसी तरह ही है, क्योंकि लबलबे में इंसुलिन पूरी तरह नहीं बनती, खासतौर पर टाइप 1 में। अच्छा, अब उन्होंने ये किया कि इसको फिर कमर्शलाइज्ड किया, कुछ कंपनियों ने इसको टेक ओवर किया और इसको लेबोरेटरी के अंदर बनाने की कोशिश की। इनिशियली इसको 2 सोर्सेज से लिया जाता था। एक तो आप बीफ सोर्स होता था, यानी गाय भैंस के डब्बे से निकालते थे, बोवाइन, और एक आपका पोर्क से होता था। पाकिस्तान के अंदर पोर्क से इंसुलिन नहीं अभी कभी भी अवेलेबल नहीं थी, ना है, और बीफ वाली इंसुलिन काफ़ी देर तक रही। अच्छा, जब जो साइंस ने तरक्की की तो उसमें 80s के अंदर इंसुलिन का पूरा स्ट्रक्चर उसको स्टडी कर दिया गया कि इसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है। तो साइंटिस्ट ने ये किया कि इस केमिकल स्ट्रक्चर को लैब में किसी एक टेक्निक को, जिसको DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्निक कहते हैं, उसके जरिए इसको लैब के अंदर तैयार करना शुरू किया मसनूई तौर पर। यानी ये जो इंसुलिन यूज की गई, जिसको मसनूई तरीके से अपनाया गया, इसको उन्होंने ह्यूमन इंसुलिन का नाम दिया, ह्यूमन इंसुलिन, बिकॉज इट वाज एग्जैक्टली मिमिकिंग द ह्यूमन इंसुलिन मॉलिक्यूल। उसी को बिल्कुल उसकी कॉपी थी, डिटो कॉपी थी, उसको उन्होंने कॉपी किया। अब इसको ह्यूमन, पहले हम बीफ से ले रहे थे, बीफ का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, अब ह्यूमन इंसुलिन है। तो वो कुछ प्रॉब्लम करती थी बीफ वाली में था कि क्योंकि वो बीफ से ली जाती तो उसका जो, क्योंकि बीफ की इंसुलिन का और इंसान की इंसुलिन में फ़र्क है। तो जब इंसानों को इंजेक्ट करती थी, असर तो करती थी, वो गुजारा तो चलता था, लेकिन उसमें कुछ एंटीजेनिसिटी प्रॉपर्टीज़ की वजह से उसके अंदर एंटीबॉडीज बन जाती थी, उसका असर वक्त के साथ साथ कम रिएक्शन हो सकता था इस तरह। तो ये मामला ह्यूमन इंसुलिन के साथ नहीं थे। वो ह्यूमन इंसुलिन, यानी ह्यूमन इंसुलिन ये नहीं कि इंसानों से ली गई है, ये इंसानों की इंसुलिन को कॉपी किया गया, लैब के अंदर को मसनूई तरीके से बनाया गया। ठीक है। तो ह्यूमन इंसुलिन का ईरा आया तो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था कि ये तो बड़ी अच्छा एक इलाज आ गया, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा। और अब इसको भी आगे जो साइंटिस्ट थे उसको भी आगे लेके चले, उन्होंने इसको भी रिफाइन किया, जिसको उन्होंने उसको इसी इंसुलिन के अंदर मॉलिक्यूल के अंदर तब्दीलियां कुछ होना शुरू करने की। एक ह्यूमन इंसुलिन को उन्होंने रैपिड एक्टिंग, यानी जो थोड़े अरसे के अंदर काम तेजी से काम करती थी, और इसको स्लो किया, जिंक, प्रोटामिन जिंक डाल के उसको स्लो डाउन किया, उसकी स्पीड को स्लो किया, तो वो लंबे अरसे तक। हम जब आपका जो क्वेश्चन है उसको हम डिवाइड कर देते हैं जी, डिवाइड कर देते हैं कि ह्यूमन इंसुलिन और एनालॉग्स का हम साफ लफ्ज में कि मॉडर्न इंसुलिन जो है आज। अच्छा, ठीक है। जो ह्यूमन इंसुलिन है इसकी भी एडवांस फॉर्म, जो एनालॉग्स है उसकी एडवांस फॉर्म है। ह्यूमन इंसुलिन को आप 2 फॉर्म के अंदर, 3 फॉर्म में कह सकते हैं। एक तो रैपिड रेगुलर इंसुलिन जिसको कहते हैं, अच्छा, जिसका असर तकरीबन आधे घंटे में शुरू होता है और 6 घंटे तक रहता है। ये बज़ाहिर पानी जैसे, बिल्कुल पानी, क्लियर फॉर्म में होती है। अच्छा। एक NPH इंसुलिन जिसको हम दूधिया या मिल्की इंसुलिन कहते हैं। ये दूधिया मिल्की क्यों हो जाती है? ये इसका प्रोटामिन जिंक के साथ कंपाउंड किया जाता है। एक इनका मिक्सचर है, यानी रेगुलर और ये दोनों को मिला लिया जाता है खास तनासब में, यानी 30% रेगुलर इंसुलिन होती है, 70% NPH इंसुलिन होती है, तो इसको मिक्सटार्ड या मिक्सचर का नाम दे दिया जाता है। अच्छा, ये प्री मिक्स है। हाँ, ये प्री मिक्स है। आप यानी 70-30 प्रोपोर्शन ये होती है। दुनिया में वो दूसरे कॉम्बिनेशन भी अवेलेबल है, 50-50 भी अवेलेबल है, 60-40 भी अवेलेबल है, 80-20 भी अवेलेबल है, तो मुख्तलिफ। लेकिन पाकिस्तान, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर है 70-30 पाकिस्तान के अंदर यूज है, जो प्री मिक्सड इंसुलिन। तो जो मिक्सटार्ड जिन्होंने उनका नाम लिया वो प्री मिक्सड ह्यूमन इंसुलिन है, प्री मिक्सड ह्यूमन इंसुलिन। ठीक है। तो अब हमने ह्यूमन इंसुलिन को सेपरेट कर दिया। अब आती है बारी जो है मॉडर्न इंसुलिन की, जिनको एनालॉग्स कहते हैं। एनालॉग्स ये भी आर्टिफिशियल इंसुलिन है, लेकिन उसके अंदर इंसुलिन के स्ट्रक्चर के अंदर तब्दीलियां उन्होंने की। उसके जो एक मॉलिक्यूल को एक अमाइनो एसिड को उठा के दूसरी जगह पे लगा दिया, तो उससे प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। मतलब जो पहले इंसुलिन, रेगुलर इंसुलिन को 1.5 घंटे में काम करती, 6 घंटे तक, अब ऐसी इंसुलिन बना ली है जो 15 मिनट में काम शुरू कर देती है और 3 घंटे में उसका असर खत्म हो जाता है। वाह, ये रैपिड एक्टिंग इंसुलिन होगी। ये इस चीज को हम एनालॉग्स कहते हैं। अब एनालॉग्स को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 3 हिस्सों में। एक है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, एक है लॉन्ग एक्टिंग बेसल इंसुलिन, और एक है प्री मिक्स्ड इंसुलिन, जैसे उसमें हमने बात की। तो एनालॉग्स की भी तीन इकसाम है, जैसे उसकी हमने की। तो रैपिड एक्टिंग एनालॉग्स हैं जो लंबे अरसे तक हैं, जिसमें 2 बड़ी मशहूर इंसुलिन है, पूरी दुनिया में 2 ही अवेलेबल है।
एक है ग्लार्जिन या लेंटस इंसुलिन है, या इसको बेजल इंसुलिन भी कहते हैं, यानी 24 घंटे इसका असर रहता है। एक डेटीमेयर या लिविमेयर इंसुलिन है, ये भी असर काफ़ी 18 से 24 घंटे तक रहता है। और इसके प्री मिक्स, जिसको बहुत सारी फॉर्म्स अवेलेबल हैं, आपने नोवोमिक्स है, हीमोलॉग मिक्स 25 है, 50 है, तो इस तरह के डिफरेंट कॉम्बिनेशन अवेलेबल, ये एनालॉग्स हैं। तो इसको इस तरह हम इसको क्लासीफाई करते हैं कि ह्यूमन इंसुलिन, एनालॉग इंसुलिन, और वो फर्दर क्लासीफाई कर दिया कि रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन और मिक्सचर्स। ग्लूलिसिन क्या है? ग्लूलिसिन शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। अच्छा, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जिसमें ग्लूलिसिन है और लिस्प्रो है, ठीक, और एस्पार्ट है, ये 3 इंसुलिन रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है। ठीक है। मुख्तलिफ कंपनीज जो है लेके आती हैं। अब इससे भी एक रैपिड एक्टिंग इंसुलिन आ गई रिसेंटली, उसको भी एफडीए ने अप्रूव किया है, वो इससे भी फास्ट है, रॉकेट इंसुलिन। ये आपने खुद से अपना हाँ, लेकिन इसका हम रॉकेट इंसुलिन नहीं है, लेकिन वो वेरी फास्ट इंसुलिन है। वो अभी वो भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है, यूएस मार्केट के अंदर अवेलेबल, पाकिस्तान में भी अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सारा हमें तफसील से बताया है और हिस्ट्री भी बता दी है। वैसे डॉक्टर साहब, इंसुलिन से लोग इतना डरते क्यों हैं? एक ही क्वेश्चन मैं अपने पेशेंट से भी करता हूँ, मैंने कहा आप इंसुलिन क्यों नहीं लगाना चाहते? कहते हैं बस ऐसे ही, बस इंसुलिन एक आखिरी इलाज है, हम इससे ये आखिरी, अब मेरे इससे समझ के इट इज़ प्रॉब्ली द एंड ऑफ लाइफ। ठीक है, इसके साथ दे हैव एसोसिएटेड बिकॉज प्रॉब्ली द प्रीवियस जो मिथ ये थी कि द इंसुलिन शुड बी स्टार्टेड एट अ वेरी लेटर स्टेज, फर्स्ट टू ट्राई ऑल द ओरल मेडिकेशन। अब दुनिया में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपका शुगर लेवल 3 मंथ्स के अंदर कंट्रोल नहीं होता तो इंसुलिन को सोचना चाहिए, इंसुलिन के बारे में, और पेशेंट को अर्ली इंसुलिनाइजेशन की तरफ लेके आना चाहिए। जो उससे मैं पूछता हूँ कि अगर मैं आपको कहूँ, एक बड़ी उनकी साइकोलॉजी ज़्यादा बेहतर तौर पर बता सकती है कि सामने आती है। मैं उनको कहता हूँ अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास इंसुलिन का कैप्सूल है, मैं आपको अपनी दराज से निकाल के देता हूँ, आप ले लेंगे? हाँ, ओके, हाँ डॉक्टर साहब निकाल के दें, हम ले लेंगे। मैंने कि ये वो इंसुलिन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप इसको ओरल फॉर्म में नहीं ले सकते, इंजेक्टेबल फॉर्म, बिकॉज फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट, अपने दिल से आपको पता है कि ये बेहतर इलाज है, इंसुलिन एक बेहतर इलाज है, बिकॉज नेचुरल है। जिस चीज़ की कमी आप उसको पूरा कर रहे हो। तो इसके साथ कोई जो जुड़ी चीज़ है वो नीडल है, नीडल फोबिया है। ठीक है, नीडल फोबिया, अगर आप नीडल फोबिया को माइनस कर दें तो हर बंदा इसको लेने के लिए तैयार है। लेकिन अच्छी बात यह है कि दुनिया के अंदर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं, शायद हम 3 से 4 साल के अंदर GLP-1 भी ओरल आ जाएंगे और इंसुलिन भी ओरल पे फेज 3 ट्रायल के अंदर जा चुकी है। मैंने भी रिसेंटली एक मीटिंग थी बर्लिन में, वहाँ पे एक प्रेजेंटेशन थी इसी के बारे में थी। उसको एक मॉडिफाई कर रहे हैं, तो उसको ओरल इंसुलिन के फॉर्म में लेके आने। वो अगर मैदे में जाके ख़राब ना हो, टीनेचर ना हो और कहीं आगे चली जाए इंटेस्टाइन, यही इसी पे तजर्बात है बेसिक। बिकॉज देखिए ना, इंसुलिन क्या प्रोटीन होती है। और अगर अभी एक दफ़ा ना फाइनल का एग्ज़ाम हो रहा था, तो मेरे साथ एक स्टूडेंट था, वो इम्तहान उसका हो रहा था वाइवा पे, तो उसको प्रोफेसर पूछता कि अगर आप बैठे हुए इमरजेंसी में, तो एक पेशेंट आया था आपके पास, वो कहता है मैं पूरी शीशी इंसुलिन की पी गया हूँ, तो मेरा क्या होगा, तो आप क्या करोगे? तो वो बेचारा परेशान हो गया। तो उसका जवाब सिंपल लफ्ज़ में कि पूरी इंसुलिन वो पी गया तो वो तो बेकार है, क्योंकि ये जो इंसुलिन प्रोटीन है, या आपका मैदे के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये इसको डीनेचर कर देगा, इसको ख़त्म कर देगा। तो इसका असर तो कुछ नहीं हो, पी लिया तो पी गया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो शायद स्टूडेंट से कंफ्यूज हो रहा है कि मेरी शायद उसकी शुगर लो हो जाएगी। मगर कोई इंसुलिन अगर ज़्यादा इंजेक्ट कर ले जी, फिर उससे ज़ाहिर हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, आपकी शुगर लो हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई और हमें बहुत तफसील से बताया। एक सवाल जब मिस रिदा वो 28 साल नौजवान का पूछ रही थी ना, तो मेरे जहन में भी 2-4 बातें आ गई, क्योंकि आप बता रहे थे कि गो के 28 साल के हैं, मगर आपको लग रहा है कि इनकी टाइप 2 डायबिटीज़ है। डॉक्टर साहब, एक ज़माने में जो छोटी उम्र में ऐसे कहते थे 30 साल से कम उम्र में जो डायबिटीज़ हो वो टाइप 1 डायबिटीज़ है, जो उससे बड़ी उम्र में हो वो उससे ज़्यादा टाइप 2 डायबिटीज़ है। और अभी डॉक्टर साहब कुछ ऐसी बातें भी सुनने को मिल रही हैं, जैसे कोई यंग को बड़ी एज में किसी को जो है वो बच्चों जैसी डायबिटीज़ हो जाए, यानी टाइप 1 टाइप हो जाए,
किसी को छोटी एज में कोई और ऑटो इम्यून ये भी है टाइप 1, मगर इसकी इकसाम कुछ मज़ीद बढ़ गई हैं। ये ज़रा थोड़ा सा तफसील से बताइए। इसमें जो सवाल तो बहुत वैलिड है और आपका क्वेश्चन है इसके पीछे। पहले लोग समझते हैं कि शायद ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ये बुढ़ापे की बीमारी है या उधेड़ उम्र की बीमारी है, लेकिन पिछले 10-15 साल में अगर हम देखें तो हमारा जो लाइफस्टाइल है हमारा है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म का हो गया। यानी हमारी डाइट्स के अंदर जंक फूड्स हैं बहुत ज़्यादा शामिल होगी, और जंक फूड जो यंग जनरेशन के अंदर इट्स वेरी पॉपुलर जी, ठीक। और उसकी वजह क्या है? टेस्ट उसका है, और उसकी प्रोमोज हैं और उसकी डील्स हैं जो अट्रैक्ट करती हैं कस्टमर्स को। तो और वो लोग, लेकिन अगर उसको देखें, उसकी कैलोरिक वैल्यू देखें, अगर एक आपको बर्गर है उसके साथ कोक एंड फ्राइज ले रहे हैं तो उसकी जो वैल्यूज़ है 2000 कैलोरीज, लॉट ऑफ कैलोरीज। इवन आप उस पे साथ अगर अप साइज मील लेते हैं और उसके साथ आप चीज़ ऐड करते हैं तो उसकी कैलोरिक वैल्यू कहाँ से कहाँ चली जाती है। तो अगर एक बंदा, एक यंग मैन 2000 कैलोरीज के एक मील ले रहा है और फिर रात को वो पिज़्ज़ा भी उसने लेना है, फटका रहा है और फिर अपना देसी फूड भी फटका रहा है, और 1.5 लीटर की पेप्सी या कोक ख़त्म करनी है उसने पूरे दिन में, तो दे हैव टेंडेंसी फॉर वेट गेन, ठीक है। तो आप ये देखो कि यंग बच्चे आप देखो और यंग जनरेशन के अंदर जो ओबेसिटी का जो ओवरवेट और ओबेसिटी की जो रेशो है वो ज़्यादा होनी शुरू हुई, काफ़ी बेहतर हुई। इससे डायबिटीज़ बच्चों में हाँ देखो उसका नुकसान क्या हुआ? नुकसान क्या हुआ कि बच्चों के अंदर डायबिटीज़ आना शुरू। आई हैव लॉट मैनी पेशेंट्स हु आर बिटवीन द एज ग्रुप 12 to 14 years of age, टीनेजर्स हैं, डायबिटीज़ हो गई, परेशान बैठे हुए, माँ बाप भी परेशान है, बच्चा भी परेशान बैठा है। अब उसमें देखें कि आप ये एंटिसिपेट कर सकते हैं, एक बंदे को 40 साल में शुगर होती है और एक को 16 साल की उम्र है, द लेवल ऑफ कॉम्प्लिकेशन विद द 40 years वो बढ़ जाएगा क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा हेल्थ हैजर्ड हो गया हुआ हेल्थ इशू है जिस पे तवज्जो नहीं है हमारे। और आप बहुत सारी स्टेट्स के अंदर, यूएस के अंदर स्पेशली अगर आप जाएं वहाँ पे वार्निंग है, कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर वार्निंग लिखी जा रही है। हाँ, जो स्कूल्स के अंदर, अब पंजाब में भी स्कूल्स के अंदर उन्होंने जो कोला ड्रिंक्स हैं वो भी बैन करने शुरू हुए स्कूल में, कॉलेजेस के अंदर, कैंटीन्स के अंदर। तो ये एक इस पे ज़रा थोड़ी सी अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे जो जितने भी ये मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये जो आपके जो सेल पॉइंट्स हैं, जो पे सारी इनकी शॉप्स हैं फास्ट फूड की, उनको मेंशन करना चाहिए ये मील इतनी कैलोरीज वैल्यू का, क्लियरली मेंशन और बोल्ड लिखा होना चाहिए कि इस मील की ये कैलोरिक वैल्यू है, इस बॉटल के अंदर ये कैलोरीज, क्लियर कट, ठीक है। तो ताकि एक लोगों के अंदर, अब जब अवेयरनेस दोगे फिर ऑब्वियसली हम उसको सोचेंगे भी। अब तो लोग धड़ाधड़ खा रहे हैं वो, अब उसका नुकसान क्या हो रहा है कि अगर एक बच्चा 16-17 साल का वो डायबिटीज़ का शिकार होता है और खुदा ना खासा वो अच्छी कंट्रोल में नहीं रखता, तो आपके हेल्थ सिस्टम पे भी बोझ है, आपकी कॉम्प्लिकेशन पे बोझ है, वो ज़िंदगी में क्या अचीव करेगा, क्या गेन करेगा। हालांकि डायबिटीज़ अगर वो सही मोटिवेटेड है, जिन्होंने दुनिया भी बदली है, जो यंग जो टाइप 1 डायबिटिक हैं और उन्होंने बड़ी अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह गुजारा, कंट्रोल किया, लेकिन आप देखें कि एक चीज़ से आप बच सकते हैं। अगर फिर भी हम नहीं बच रहे तो फिर हमारी कोताही है, और हमें ये पता हुआ, जानते बूझते भी पता है कि ये प्रॉब्लम हो सकता है, हम उसको फिर बचना चाहिए तो हमें बचना चाहिए, क्योंकि बचाव ही इलाज है। डॉक्टर साहब जी, जो रिफाइंड जिन चीज़ों को हम कहते हैं, वैसे तो बड़ा लफ्ज़ होता है जी रिफाइंड होना चाहिए, बंदे को रिफाइन होना चाहिए, मगर ये जो खाने पीने की चीज़ें फैक्ट्री से गुजरती हैं, रिफाइन होती हैं, शुगर है उसमें, बोतलें हैं, आटा है जो रिफाइंड आटा होता है, सफ़ेद आटा, मैदा जिसको कहें, ये क्यों ख़राबी पैदा करती है? देखें, उसमें जब भी एक चीज़ हमेशा याद रखें, मैं पेशेंट्स को ये कहता हूँ, अपने पेशेंट को, कि नेचर के करीब रहें। अब आप नेचर के करीब कैसे रह सकते हैं? नेचर के करीब रहेंगे तो प्रोसेस फूड तो नहीं लेंगे आप, ठीक। आप कोला ड्रिंक से, आप फिजी ड्रिंक से, आप जो आपकी ये जो जंक फूड है, आप उससे दूर रहेंगे।
क्योंकि जंक फूड के अंदर आप प्रोसेस्ड मीट है, उसके अंदर जो कबाब रखा वो भी प्रोसेस्ड है। हर चीज़ को प्रोसेस कर दिया गया है, जिसके अंदर डिफरेंट केमिकल्स भी डालने पड़ते हैं। यस, ठीक है, तो वो अपने इंजूरियस हैं अपनी जगह पे। तो अगर हम चीज़ों को नेचुरल वे में लें, शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए बढ़ाने के केमिकल्स डाले जाते हैं, मुख्तलिफ ड्रिंक्स के अंदर ऐसी चीज़ें। तो हम क्यों ना उस अपने जो कल्चर जो हमारा नेचर के करीब है उसको अगर हम उसको प्रमोट करें तो हम बीमारी से भी बच सकते हैं। हम तो सर फ्रूट का भी जूस निकाल के पीना पसंद हाँ, फ्रूट वैसे नहीं खाते कि फाइबर को उसके साथ होगा। सब्जियों का टेस्ट से ना आशना है, दालों के टेस्ट से ना आशना है। जो हम रोटी भी चपाती भी होती है वो भी रिफाइंड आटे की होती है जिसमें से फाइबर निकाला होता है। तो ये सारी चीज़ें अनहेल्दी प्रैक्टिस हैं, तो हमें कोशिश ये करना चाहिए। देखिए इसमें बड़ा रोल है, जैसे हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो इसमें एक थोड़ी सी अवेयरनेस, चाहे अगर जितने आदमियों तक ये आवाज़ पहुंचे, अगर वो उसको 10 बंदों तक पहुंचाए तो ये फ़ायदा दे सकती है। तो यही काम अगर बहुत बड़े पैमाने पे हो, नेशनल लेवल पे हो, आपकी नेशनल जो आपका गवर्नमेंट है वो उसको प्रमोट करे कि हेल्दी लाइफस्टाइल को कैसे अपनाया जा सके, इससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है। गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट का फोकस वो है अस्पताल बनाने पे, कॉम्प्लिकेशन के इलाज पे है, डिजीज प्रिवेंशन पे नहीं है। वो कहते हैं जी किडनी सेंटर खोलो जहाँ पे डायलिसिस की मशीनें रखें, वो आंखों के वो कहें लेजर का ट्रीटमेंट हो। हाँ, कार्डिक सेंटर ज्यादा खोलें जो ताकि हार्ट के मरीज जो पीछे से रोका तो जाए ना, हाँ, उस प्रोग्रेशन को रोका जाए। कॉम्प्लिकेशन में चले गए तो फिर प्रिवेंशन को, अगर प्रिवेंशन के साइड पर ज्यादा फोकस करें, ज्यादा बजट एलोकेट करें तो हमारा जो दूसरी सेकेंडरी केयर है या टर्शरी केयर है उस पर प्रेशर कम हो सकता है। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आप कुदरती की बात कर रहे थे खाने पीने में, तो ये जो आउटडोर एक्टिविटी है, देखिए ना अब गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मी तो होगी पाकिस्तान में, लाहौर में और ऐसे दीगर इलाके जो शुमाली जनूबी इलाके हैं, गर्मी तो कराची से लेके मरी से इधर इधर पिंडी तक तो गर्मी है। तो सर कुदरत तो ये अब कहती है कि कुदरती मनाजिर हों, बाहर निकलें, पार्क्स में जाएं, नेचर के करीब रहें, मगर हम तो नहीं ऐसा करते। हम तो हाँ, देखिए हमारा जो कार में है, एसी में है, कमरे में है। देखिए हमारा जो लाइफस्टाइल है ना, बेसिकली हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, ख़ास चीज़ों के हम आदी हो गए हुए हैं, नेचर से दूर हो गए हुए हैं। सारे हैं, अनफॉर्चुनेटली हम भी उसी में शामिल हैं। लेकिन अगर जो भी आपको टाइम मिले, मसलन अगर आपको कहते नेचर करीब है, अगर आपको गर्मियों में है, गर्मियों में सुबह के वक्त आप अपना वॉक कर सकते हैं, उस वक्त तो इतनी गर्मी नहीं होती, पार्क में जा सकते हैं। आप कोला ड्रिंक की जगह पे आप लस्सी पी सकते हैं, ठीक है, नींबू पानी विदाउट शुगर, ठीक है, वो विदाउट शुगर वो पी सकते हैं। तो टेस्ट देखिए डॉक्टर साहब, अगेन ये रिदा क्योंकि उस एज ग्रुप से हैं, यंगस्टर्स में से हैं, देखिए जब हम जुबान के चस्के के पीछे जाते हैं, मिसाल है 5 इंच की जुबान है, किसी की लंबी भी होती है, तो वो 5 फुट का बदन जो है वो बर्बाद हो जाता है। बिल्कुल। तो इसमें ये टेस्ट बड से जो नीचे से गुजर गया वो तो एक जैसे ही। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोगों का ना, अगर आप थोड़ा सा गौर करें कि हमको चीज़ों के ना रियल टेस्ट का नहीं पता, हमें मछली का सही टेस्ट नहीं पता, हम मछली के साथ जो मसाला लगा उसके टेस्ट के आशना है, ठीक, घी में वो, हमें ऑयल में सब्जियों का सही टेस्ट नहीं पता, इस सब्जी का क्या टेस्ट होगा, हम उसके अंदर जो बना होगा, जिस मसाले के अंदर बना होगा, जैसे उसको पकाया गया हुआ उसके मज़े से आशना है। तो हमें बेसिकली हम चीज़ों को उनके टेस्ट से नहीं जानते, हमें ये नहीं पता, हम ये मसाले को या जिसके अंदर वो बनाई गई है, जिस टेक्निक से बनाई गई उसके आशना है। डॉक्टर साहब, ये जितनी भी बच्चों की प्रोडक्ट्स होती है ना, चिप्स वगैरह जो है, इसमें नमक और चीनी ज़रूर ऐड करते हैं जी, वो हमारे टेस्ट बड्स को जो है ना अच्छी लगती है, चीनी और नमक। और फिर मेरे ख्याल से आप शायद हो सकता है कि इसकी भी एडिक्शन होती है। हाँ जी, टेस्ट बड की एडिक्शन है। आपको जब तक वो चीज़ नहीं मिलेगी, आपको जो है अगर मिलेगी तो आप खाते चले जाएंगे, नहीं मिलेगी तो आप बेचैन होंगे। सर फूड एडिक्शन इज़ द बिगेस्ट एडिक्शन। हाँ बिल्कुल, बाकी एडिक्शंस तो बाद में आती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं और अगले महीने 16 मई को लगभग रमज़ान भी आ रहा है, तो हमने एक इस पर भी प्रोग्राम करना है। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। और डॉक्टर साहब, प्रोग्राम फिनिश हम करने वाले हैं। बिफोर वी एंड द प्रोग्राम, ये मैंने आपसे सवाल किया था कि एग्ज़ाम में ज़रा मोटा मोटा बता दीजिए, टच अपॉन टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है, और ये जो और एक हमें बता रहे हैं कि कुछ और
भी डायबिटीज़ की टाइप्स हैं, चाहे वो कोई एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं, ये क्या है? अच्छा, इसमें जो मोटी टाइप्स वो तो मैं आपको बता देता हूँ। टाइप 1 है जो बच्चों में आमतौर पे या यंग एडल्ट्स के अंदर होती है। वजह क्या होती है? वजह उसकी ऑटोमीन है कि उनका लबलबे के अंदर पूरी उनका जो बीटा सेल, जैसे मैं बात की, इंसुलिन नहीं बना रहे होते हैं। कोई कुव्वत मुदाफ़त उनके अपने खिलाफ अपनी उसके खिलाफ जो बॉडी का अपना सिस्टम है उसका बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करता है ड्यू टू अननोन रीजंस। अच्छा, टाइप 2 वेरी कॉमन जो 95% लोगों के अंदर है, ये ओबेसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसका फैमिली हिस्ट्री के साथ, अगर आपके पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो चांसेस ज़्यादा हैं। सेडेंट्री लाइफस्टाइल के साथ एसोसिएटेड है, एज के साथ एसोसिएटेड है, तो ये एक है, ये टाइप 2। एक वो डायबिटीज़ है जो फीमेल्स को प्रेगनेंसी के अंदर होती है, जिसे हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, जो सिर्फ प्रेगनेंसी में ज़ाहिर होती है। लेकिन इसका दूसरा नाम इट्स एक्सटेंशन ऑफ टाइप 2, यानी जिन खवातीन को प्रेगनेंसी के अंदर जो डायबिटीज़ होती है, उनको उनके लाइफ स्पैन के अंदर जल्दी उनको टाइप 2 भी होने का खतरा होता है। एक टाइप 1.5 है जिसको LADA कहते हैं, टाइप 1.5, यानी वो ये होती टाइप 1 है, लेकिन ये बचपन में जाहिर नहीं होती, ज़रा थोड़ी सी उम्र ज़्यादा हो जाए तो जाहिर अडल्टहुड में जाहिर होती है। इसको LADA, लेटेड ऑटोइम्यून डिजीज ऑफ एडल्ट्स कहते हैं, ठीक है ना, तो LADA कहते हैं। तो और इसके अलावा जो है कि वो कुछ सेकेंडरी वजह की वजह से डायबिटीज़ होती है, जैसे किसी को पैंक्रेटाइटिस हो गया, यानी कोई ऐसी बीमारी हो गई, सोजिश हो गई लबलबे की, जिसके उनको बीटा सेल खराब हो, पोस्ट पैंक्रेटाइटिस हो गया। या कुछ लोगों के अंदर जो है कि कुछ दवाइयों के इस्तेमाल से, जो पाकिस्तान में तो नहीं खैर यूज़ होती, उसकी वजह से होगी। तो जो लोग ज़्यादा स्टीरॉयड यूज़ करते हैं, कॉर्टिकोस्टीरॉयड यूज़ करते हैं, उनको डायबिटीज़ उसकी वजह से हो जाती है। तो बेसिकली जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो आपकी टाइप 2 है, जो 95% लोगों को। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मिस रिदा, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। आपका बहुत अच्छे पर्टिनेंट सवाल थे। डॉक्टर इम्तियाज़ ने बहुत ही सैर हासिल गुफ्तगू की, बहुत से उक्दे, बहुत से भेद, बहुत सी प्रॉब्लम्स जो थी उनके ऊपर बहुत ही मुदल्लल गुफ्तगू की। नाजरीन, आज के प्रोग्राम से हमें तीनों को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि रमज़ान की अगले महीने आमद है, और हम आपके लिए डॉक्टर इम्तियाज़ को रिक्वेस्ट करेंगे कि कैसे रोज़ा भी रखें, कौन लोग रोज़ा ना रखें, और जो रोज़ा रखें वो किस तरह से अपनी डाइट का कैसे ख्याल रखें, अपनी गोलियां कैसे खाएं, अपनी वॉक का कैसे ख्याल रखें, इस पे भी हम प्रोग्राम करेंगे। और इंशाल्लाह फिर हम रमज़ान के अंदर भी इसको दोबारा रीइटरेट करते रहेंगे, दोबारा इसकी याद दहानी आपको कराते रहेंगे। मगर आज के प्रोग्राम में यहीं पे आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।